समाधान स्टडी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का क्रम उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सरल बनाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का क्रम, मतलब जैसे हमारे तत्व है तो परमाणु की कक्षा, जैसे ये हमारे तत्व होते हैं तो उसमें ये कक्ष होते हैं, तो उसके कक्षों में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित है, किस क्रम में स्थित है, उस क्रम को व्यवस्थित करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की कक्षाओं को जो दर्शाता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब बोला गया तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर है। जो तत्व होते हैं उनके जो गुण, उनकी क्वालिटी, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करते हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सरल बनाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। जैसे बोरबरी योजना। बोरबरी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उनकी योजना के अनुसार उन्हें पहला निष्कर्ष दिया था, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n उस कक्षा की क्रम संख्या होती है। n क्या होती है? उस कक्षा की क्रम संख्या होती है। उसे इलेक्ट्रॉनों की सबसे अधिकतम संख्या क्या होगी? 2n² होगी। तो जहाँ n क्या होगी, उसकी उस कक्षा की क्रम संख्या होगी। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि n बराबर अगर 1 हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं? k। n बराबर 2 हुआ तो l, तो l, n बराबर 2 हुआ तो l, n बराबर 3 हुआ तो m, n बराबर 4 हुआ तो n। तो उसको पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा ऐसी कहा जाता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है बोल रहे हैं। तो जैसे हम इसमें n की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 1² बराबर 2। तो क्रम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2। फिर दूसरी कक्षा में, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा कैसे बोल रहा है इसका मतलब? कैसा बोल रहा है इसका मतलब? जैसे कि ये पहली कक्षा हो गई, फिर ये दूसरी कक्षा हो गई, फिर तीसरी कक्षा हो गई। तो वैसे ही पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? सबसे अधिकतम 2। दूसरी कक्षा में कितने रहते हैं? 8। तीसरी कक्षा में कितने रहेंगे? 18। और चौथी कक्षा में कितने रहते हैं? 32। टोटल 4 कक्षा होती है, K, L, M, N, इस तरीके से। सबसे बाहर की कक्षा में 8 और उससे अंदर वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यह नियम प्रथा कक्षा K पर लागू नहीं होती है। मतलब सबसे बाहर की कक्षा, यानी कि जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है, सबसे बाहर की कक्षा में 8, सबसे बाहर की कक्षा में कितने रहते हैं? 8, 1, 2, 3। जैसे इसमें सबसे बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उससे अंदर वाली कक्षा में 18 रहते हैं। 18 रहते हैं। तो 18, और ये जैसे इसमें 8 रहते हैं तो इसमें 8 से अधिक नहीं हो सकते। जैसे 8 से 9 नहीं हो सकते, यहाँ 18 से 19 नहीं हो सकते। ऐसा है इसमें नियम। और यह नियम जैसे के यानी कि जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते, यहाँ पे ये लागू नहीं होता। यहाँ पे 2, 3 भी हो सकते, या 4 भी हो सकते, ऐसा रहता है यहाँ। ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है इसका? सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो सबसे बाहरी कक्षा है, सबसे बाहरी कक्षा जो है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर
नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, तो यहाँ 9 नहीं होंगे, दूसरी कक्षा में बन जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चले जाएंगे, दूसरी कक्षा में प्रारंभ हो जाते हैं भरना। यह नियम पहली कक्षा के पर लागू नहीं होता। इसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद नई कक्षा भरनी प्रारंभ हो जाती है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो के रहता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसमें दूसरी कक्षा में भरना चालू हो जाएगा, ये दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने चालू हो जाएंगे, ऐसा रहता है इसमें चौथा नियम है, सबसे बाहरी कक्षा में 2 तथा उससे अंदर वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकते जब तक अंदर की शेष कक्षाएं 2n² के अनुसार पूर्ण ना हो जाए। जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, कक्षा में 2 तथा उससे अंदर वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकते जब तक अंदर के शेष कक्षाएं 2n² के अनुसार पूर्ण ना हो जाए। जैसे ये इसमें दिया है KLMN, ये पूरी कक्षाएं 2n² के हिसाब से 2n² के हिसाब से पूरी संख्या भरी जाती है इसमें। तो वैसे ही इसमें 2n² के हिसाब से देखा जाएगा कि अंदर कितनी शेष कक्षाएं बाकी है, कितनी शेष कक्षाएं बाकी नहीं है, नहीं तो फिर वो क्या बना लेता है, एक दूसरी नई कक्षा बनाना प्रारंभ कर देता है। ये इसके नियम है जो बोर-बरी की योजना के अनुसार उन्होंने ये नियम बताया है। अब बोर-बरी के नियमों के अपवाद। बोर-बरी के नियमों की सहायता से अधिकतर तत्वों का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। जो बोर-बरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही तरीके से लिखा जाता है। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास इस नियमों का पालन नहीं करते। जैसे इस नियम का पालन, ऐसा नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन करते हो, तो इसके कुछ नियम के जो पालन नहीं करते हो उनके नाम कुछ इस प्रकार है: क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम, गोल्ड आदि, ये सब उनके नाम है। अब आगे है पाउली उपवर्जन नियम। इस नियम के अनुसार किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। अतः यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम संख्याएं समान भी है तो उनकी चौथी क्वांटम संख्या में अंतर अवश्य होगा। पाउली का अपवर्जन नियम यह कहता है कि किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। मतलब जैसे क्वांटम संख्याएं क्या क्या होती है, 1 2 3 4 KLMN ये होती है। तो इसमें एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती बोल रहा है। इसमें जो क्वांटम संख्याएं होती है इसमें इलेक्ट्रॉनों में, वो समान नहीं होती है। अगर तीनों क्वांटम संख्याएं समान होती भी है तो जो चौथी क्वांटम संख्या होगी वो उसमें अंतर अवश्य होगा, 1 कम होगी, 2 कम होगी, ऐसा होगा। अब नेक्स्ट है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। मतलब हुंड का जो नियम है वो यह कहता है कि जैसे कोई उपकोष है, कोई उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब युग्मित नहीं होते जब तक कि उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। जैसे कि उसके उपकोष है, इसमें जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते तब तक के ये युग्मित नहीं होते हैं। साथ ही अर्धपूर्ण भरे कक्षकों के युग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण समांतर होता है, क्योंकि इस स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम होता है। जैसे ये उदाहरण दिया इसका, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन निम्न प्रकार प्रवेश करते हैं। जैसे पी उपकोष है, जैसे SPDF उपकोष होते हैं तो उसमें पी उपकोष है, तो पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन निम्न प्रकार प्रवेश होते हैं। जैसे कि P1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये आया। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन निम्न प्रकार प्रवेश होते हैं, यानी कि जो पी का पहला उपकोष है उसमें जैसे ये इलेक्ट्रॉन 1 हुआ क्लॉकवाइज, P2 में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये इसके कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये भी कौन से क्लॉकवाइज है। P3 में भी 3 इलेक्ट्रॉन आए, सिंगल इलेक्ट्रॉन आए क्लॉकवाइज। P4 में इलेक्ट्रॉन आए क्लॉकवाइज आए, जैसे क्लॉकवाइज आए, तीनों इसमें भर गए एक कक्ष में, तो अब एक एंटी क्लॉकवाइज आया। जैसे P5 में ये दोनों कक्ष भर गए, इसमें भी हमने एक और डाल दिए तो ये एक खाली रहा तो यहाँ पे एक आया। तो P6 में
जैसे ये दोनों भर गए तो फिर उसके बाद फिर ये यहाँ पे आया, तो यानी कि इस तरह से पूरे कक्ष एक एक करके भरते गए। जैसे कि पहले ये सिंगल था, सिंगल में क्लॉकवाइज आए, फिर दोनों भरे, फिर तीसरे भरे, फिर ऐसे करके एक एक इसमें कक्ष में भरते गए। तो यही इस नियम का कहना यही होता है कि इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, यानी कि उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। साथ ही अर्धपूर्ण भरे कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समांतर होता है, क्योंकि इस स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम होता है। अब आगे है आपबाउ का नियम। आपबाउ जर्मन भाषा शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना करने के लिए जिन जिन नियमों को आधार बनाया गया उन्हें आपबाउ के नियम कहते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना हेतु सर्वप्रथम बोर ने एक नियम दिया जिसे सामान्यतः आपबाउ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। मतलब इसमें इसका कहने का मतलब ये है, ये नियम का, कि जो ये इसमें इलेक्ट्रॉनों विन्यास की जो संरचना है, इसमें परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। इससे जैसे पहले 1s, फिर 2s वाले, फिर 2p वाले, SPDF के हिसाब से भरते उनके उपकोषों के हिसाब से। तो उसमें जैसे 1, 2, 3 जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो वैसे 1s, 2s, 2p, 3s इसके हिसाब से उसको भरेंगे। प्रत्येक प्रकार के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसमें कितनी क्षमता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, उसके हिसाब से उसमें उसकी संख्या निर्धारित करती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। जैसे S के लिए यह क्षमता 2 होती है, P के लिए 6 होती है, D के लिए 10 होती है और F के लिए 14 इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे 1s लेंगे तो इसमें 1s2 लिखेंगे ऊपर 1s। जैसे 1s लिए तो 1s2। फिर जैसे 2s लिए 2s2, 1s2, 2s2। S के लिए कितने क्षमता रहती है? 2। P के लिए कितनी क्षमता रहती है? 6 रहती है, 2p6, 3p6 इस तरीके से। और D के लिए कितनी रहती है? 10, D10। जैसे 3D10, 4D10 ऐसे। और F के लिए कितनी रहती है? F के लिए रहती है F14, 3F14, 4F14 ऐसी, इस तरीके से रहती है इसमें उसकी क्षमता। तो वैसे विभिन्न कक्षकों के ऊर्जा स्तर बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार है। जैसे ये इसका वो पूरा दिया है संरचना, ये इसकी संरचना दी है पूरी तरीके से। 1s, 2s, 3s, 2p, 3s, 4s, 3p इस तरीके से दी है। तो हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ। हम इसे पढ़ेंगे 1s2, 2s2, एक मिनट, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 6d10 तक लास्ट अभी तक इतना ही डिस्क्राइब हुआ है, अभी तक इतनी खोज हुई है। तो ये इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, ये क्रम में जमे हुए रहते हैं, हम इसे इस तरीके से पढ़ते हैं। 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10। अब इसके आगे 7p6 भी आ गया है, पर यहाँ पे अभी दिया नहीं है, पर 7p6 तक आ गया है। ये उसके क्रम के हिसाब से दिया हुआ है, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं उसके जैसे बढ़ते क्रम के हिसाब से दिया रहता है इसमें। तो मैंने इसमें इसकी क्षमता के हिसाब से आपको बताई। जैसे S के लिए इसमें बताया था क्षमता 2 होती है, P के लिए 6 होती है, D के लिए 10 होती है, F के लिए 14 होती है। इस तरीके से मैंने आपको बताई। अब इसमें क्या लिखा है? S, P, D एंड F अक्षरों से पहले प्रयुक्त अंक इन उपकोषों के इलेक्ट्रॉनों की मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात परमाणु के कोषों या शैली की क्रम संख्या है।
जैसे ये जो 1s 2s दिया है, तो जैसे ये जो sp जो df है, इनके पहले जो ये 1s 2, ये 1 2 3 जो दिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरीके से जो दिए ना, ये उनकी परमाणु के कोषों, यानी कि परमाणु के जो कोष होती है उनके अंक है ये, मतलब उनका जो क्रम है, किस क्रम में वो स्थित रहते हैं। जैसे 4 चौथे क्रम में रहते, दूसरे क्रम में रहते, तीसरे क्रम में रहते, पांचवें क्रम में रहते। ये उसकी क्रम संख्या है, जो इसके पहले जो नंबर दिए हैं वो। ये इलेक्ट्रॉन्स है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए हैं ये। जैसे इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक संरचना दी हुई है और इनके परमाणु क्रमांक भी दिए हुए हैं। जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा तो आप उसमें से देख सकते हैं, उसमें से इन सभी के तत्वों के नाम और इनके परमाणु क्रमांक दिए होंगे। उससे आपको याद कर लेना चाहिए उसकी टेबल जितनी भी रहती है पीरियोडिक टेबल को, तो उसके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक संरचना दी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। तो जैसे इसमें मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हाइड्रोजन लेंगे हम, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी, 1s1। क्या होगी, 1s1। तो उसमें उसका क्या है, उसका तत्व का नाम, उसको तत्व उसके कैसे पहचानते, H, परमाणु क्रमांक हुआ उसका 1, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या हुई, 1s1 ये हुई। तो जैसे इसका नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम को कैसे, उसका तत्व का क्या नाम होता है, He। उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2, और उसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी, 1s2 होगी। तो जैसे हम अब देखते हैं, ऐसी होगी हमारी 1 2 3, जैसे हमारी अभी यहाँ पे दी हुई टोटल 36 रचनाएं दी है। अभी टोटल तो 118 होती है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। अब उसको याद कर लेना पीरियोडिक टेबल से। तो उसकी संरचना यहाँ दी हुई है, आधा 36 तक ही दी हुई है, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। फिर आप यहाँ से बना भी सकते हैं इसमें से। जैसे 1s में कितनी रहती है, 2 रहती है, 1s2। तो इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आप लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10। ये होते हैं उसके, ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है। तो इन्हीं में से हमको जिस तत्व की, उसके हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाना होता है। जैसे मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल बताई इस तरीके से। तो मैं आपको बताती हूँ पोटेशियम का जैसे जो तत्व नाम है उसका क्या है, K, और उसकी परमाणु क्रमांक होता है 19 होता है। तो अब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना करेंगे। उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब इसमें 4s क्या आएगा, एक मिनट, 4s यहाँ लिखते, 4s क्या आएगा, 4s क्या आएगा, चलिए बताइए, 4s आएगा 4s1। अब इसमें 4s1 क्यों आया, 4s2 वाला चाहिए यहाँ, तो हमको तो 2 की क्षमता बताया है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, पोटेशियम की जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 19 है। 19 है, ये पोटेशियम का 19 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 लिए हमने। तो इसमें 1 क्यों लिए, तो इसमें कितना दिया है, 19 दिया है, 19 का परमाणु क्रमांक दिया। तो हम इसके ऊपर टोटल जितने भी इसमें अपन हमने लगाया है ऊपर क्षमता, तो इसको गिनेंगे कितनी होती। तो 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 और +1 19। तो हमें इसके हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना करनी पड़ती है। जैसे हमने इधर भी देखे थे, तो आप इसके हिसाब से ये जो एग्जाम्पल दिए इसमें आप बनाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। अब हम देखेंगे जो अभी तक हमने पढ़े इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, नाभिक का आकार होता है, जो हमने पढ़े सबसे पहला नाभिक, इसका आकार कितना होता है बोल रहा है। तो इसके आकार के ऑप्शन दिए हैं 10⁻⁴
-12 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻10⁻10 मीटर। ये इसके दिए हुए हैं, ये इसका दिए हुए हैं। तो इसमें नाभिक का आकार कितना होता है पूछ रहा है, इसका मीटर के हिसाब से पूछ रहा है। तो इसमें नाभिक का जो आकार होता है वो होता है 10⁻15 मीटर। जो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये इसका आंसर है पहले का। अब दूसरा दिया है तत्व यूट्रियम 23189 में, जो ये तत्व है यूट्रियम 23189 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए बोल रहा है। तो अब हम इसकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें क्या दिया है कि तत्व यूट्रियम, इसकी क्या बोला हमको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए बोल रहा है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं हम? तो इसकी संख्या निकालने की एक ट्रिक है। जैसे कि हमें प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या हो गई 89 और इलेक्ट्रॉन की भी क्या संख्या हो गई 89। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो इसमें करेंगे 231 माइनस 89। इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस करेंगे तो आएगा इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो इसका इससे माइनस करेंगे 231 माइनस 89 तो कितना आ जाएगा 142। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिख रहा है 89, 142, 89। ये होगा इसका सही आंसर। इसकी ट्रिक हमें पता चल गई। इसमें क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रहते, सेम रहते। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या आया 89, तो 89 89 89 89 सेम हो गया। और इसमें से इसका हमको अगर ये निकालना है न्यूट्रॉन तो क्या आ जाता है 142। इसका इससे माइनस कर देंगे तो ये इसकी ट्रिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। जो भारी हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है बोलना। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें होती है 1। हाइड्रोजन में कभी भी जो संख्या रहती है परमाणु की 1 ही रहती है। हाइड्रोजन 1 ही कहलाता है। उसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। उसका जो भार भी रहता है उसका 1 ही रहता है। उसकी न्यूट्रॉन की संख्या, सबसे भारी हाइड्रोजन रहा तो भी उसकी न्यूट्रॉन की संख्या 1 ही होगी। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब नेक्स्ट है 4, सबसे हल्के नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है लगभग, मतलब सबसे हल्के नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1/1800 होता है इसमें। उसकी सबसे भारी नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1800। अब तीसरा है 1/1800 होता है। तीसरा एनोड किरणों की प्रकृति निर्भर करती है। जो एनोड किरणें होती है उसमें उसकी प्रकृति क्या, उसकी प्रकृति निर्भर करती है अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, विसर्जन नलिका की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर। जो एनोड किरणें होती है उसकी प्रकृति सिर्फ कहाँ पे निर्भर करती है, अवशिष्ट गैस पर। सिर्फ अवशिष्ट गैस पर निर्भर करती है उसकी प्रकृति। एनोड रेज जो रहती है, एनोड रेज, कैथोड रेज रहती है उसकी। तो इसमें एनोड रेज की जो किरणें रहती है, एनोड किरणें, वो सिर्फ किस पे, अवशिष्ट गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब 6th है, किस तत्वों के द्रव्यमान निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोगी है? किसी तत्व के द्रव्यमान निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोगी है? एक विद्युत क्षेत्र द्वारा अवशेषित परमाणुओं का त्वचरण और परिणामी रूप से एक परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उनका विक्षेप। विद्युत विसर्ग द्वारा वाष्पीभूत तत्वों में उत्सर्जित प्रकाश का वर्णक्रमीय परीक्षण। मणिभों में एक्स किरण पारगमित होने पर उत्पन्न विवर्तन प्रतिरूपों का फोटोग्राफ लेना, या अल्फा कणों द्वारा धातु की पन्नी पर बमबारी करना। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस है। अगर आपको कुछ भी पूछना तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।